Hello students. Today's topic is ecosystem, which is chapter 3 of standard A biology ICSE board. ओके तो जैसे आप टॉपिक को देख रहे हो इकोसिस्टम, तो व्हाट इज इकोसिस्टम, यही माइंड में पहले आएगा, राइट? इको, ये सिस्टम मतलब तो एक बायोलॉजी का सिस्टम है। इको इकोलॉजी से आता है वर्ड, यानी कि बायोस्फीयर से जितने रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सारी चीज़ें, मतलब इस एयर, वाटर, सॉइल और इनमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग, ये सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? इकोसिस्टम। यानी कि अगर हम उसको और डिटेल में पढ़ें, इनफैक्ट वो चैप्टर ही, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो इकोसिस्टम पे ही है, तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन लेट अस फर्स्ट सी द बेसिक डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, है ना? बायोस्फीयर क्या, आपको तो पता ही है कि हमारा जो कितने डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं? डोमेन्स ऑफ द अर्थ कितने हैं? एक है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। क्या क्या है? लिथोस्फीयर, ये सब डोमेन्स ऑफ द अर्थ है। हाइड्रोस्फीयर, ओके, और एटमॉस्फीयर। और इन सब को कनेक्ट करने वाले का ये जो स्पेस है, ये वाला, देखो तीनों का कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा बायोस्फीयर। अब इस बायोस्फीयर में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजें रहती हैं। ये सुनो, बायोटिक में क्या आएगी, लिविंग में क्या कंस्टिट्यूट होगा? जैसे कि प्लांट्स है, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ बायोटिक का, तो क्या क्या आएगा? प्लांट्स, देन एनिमल्स जिसमें भी लाइफ है, और अबायोटिक चीज़ें क्या होगा? सॉइल है ना, रॉक्स है ना। इनफैक्ट हम टेबल चेयर भी कहेंगे, जो भी नॉन लिविंग चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है? लिविंग है, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे फॉर दैट मैटर, ठीक है? लिविंग, ये सारी लिविंग चीज़ें हैं। बायोटिक आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ the biosphere, abiotic are the non-living components of the biosphere, right? जिसमें लाइफ नहीं है। अब इन दोनों के इंटरैक्शन, इन दोनों में जो इंटरैक्शन होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जब इंटरैक्शन हो, ठीक है, ये दोनों एक कंजंक्शन में रहते हैं। क्या कंजंक्शन में रहते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब ये दोनों कंजंक्शन में रहते हैं, या एक साथ रहते हैं, या एक साथ उनका कोई तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या कुछ इंटरैक्शन है, तब हम इनको कहेंगे इकोसिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है? क्योंकि हम कहीं भी रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द या तो टेबल चेयर है, या तो और भी वेदर, अर्थ है, सन है, सॉइल है, ये भी नॉन लिविंग में आएगा। इनफैक्ट अगर एग्जाम्पल में आए तो लिविंग नॉन लिविंग हम साथ में मिलकर रहते हैं। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव अलोन और आइसोलेशन। नहीं, मुझे इनके बीच में नहीं रहना, सन के बगैर नहीं रहना, वाटर के बगैर, ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? हमें एक इंटरैक्शन में रहना पड़ता है। तो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ नेचर, हाँ, यहीं से तो मेंटेन होता है। तो इसीलिए इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर consisting of community of living organism, which is also known as biotic component of the organism, of the environment, and the physical environment, that is abiotic, ठीक है? जैसे मैंने कहा, तो ये दोनों इंटरैक्शन, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स बिटवीन देम, ठीक है? ये कैसे होता है, आइए चलिए देखते हैं। तो इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम या तो टेम्परेरी भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड। अगर मैं और क्लासिफिकेशन करूँ इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम जो बेसिकली होता है वो
मेन 3 क्लासिफिकेशन है। पहली बात तो वो टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है, ठीक है। पहले तो वो टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है, नेचुरल और मैन मेड हो सकता है, स्मॉल और लार्ज हो सकता है। मैं सब चीज़ें लिखती हूँ, टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। फिर नेचुरल और मैन मेड, नेचुरल और मैन मेड हो सकता है, या स्मॉल और लार्ज हो सकता है, स्मॉल और लार्ज। इन सब के एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊं तो टेम्पररी इकोसिस्टम क्या होगा, जैसे टेम्पररी इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं कि एक्वेरियम है या गार्डन है या क्रॉप फील्ड है, जो कि मैन मेड भी है। और नेचुरल में क्या आएगा, जो कुदरत की तरफ से है, पॉन्ड्स, ओशन वगैरह, ओके। और उसमें भी स्मॉल और लार्ज में क्या होगा, जो स्मॉल होगा वो पॉन्ड्स होंगे और लार्ज होगा ओशन होगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इन सब में आप देख सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें इंटरैक्ट कर रही है, और ये उसके इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स आप लोग लिख देना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हुए हम लर्न करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है, बेसिकली अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अगेन आपको फ्लोचार्ट के हिसाब से पढ़ना होता है। फ्लोचार्ट क्या होता है, फ्लोचार्ट बेसिकली हमें हेल्प करता है। तो लेट अस नाउ डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जैसे मैंने कहा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अगर आपको डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो वो मेन ब्रॉड कैटेगरी क्या आएगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, मेन ब्रॉड कैटेगरी आएगी बायोटिक और अबायोटिक। किसके आएगी, बायोटिक और अबायोटिक के, ठीक है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें, किसके आएगी, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक। बायोटिक जैसे मैंने कहा कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अब इसके अंडर भी, बायोटिक के अंडर आएंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। क्या क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अबायोटिक में कौन कौन से आएंगे, अबायोटिक में बेसिकली अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम कंज्यूमर की बात करें ना, अगेन इसमें डिवीजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शनरी, क्वाटरनरी और ओमनिवर्स। तो इसके अंदर भी आपको कैटेगराइजेशन देना है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के अंदर एग्जाम्पल आएंगे प्लांट्स, ठीक है। और डिकम्पोजर्स के अंदर एग्जाम्पल क्या आएंगे, जो भी डिकम्पोज वो होते हैं जो डेड और डी के चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हो गए। लेकिन कंज्यूमर्स और भी कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो कंज्यूमर है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, मैं सेकेंडरी शॉर्ट में लिखती हूँ, टर्शरी भी मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग लिख लेना, और क्वाटरनरी एंड फाइनली ओमनिवर्स। खैर प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, हर्बीवोर्स, उनको हम हर्बीवोर्स भी बोलेंगे, जो प्लांट्स खाते हैं। ऐसा नो, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, हम प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स भी बोलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं, काऊ का, गोट का, एक्सेट्रा, जो प्लांट्स खाते हैं। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। वो ना कि सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोर भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम इनको कार्निवोर भी बोल सकते हैं। कार्निवोर्स के अंदर भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रॉग का, लीजर्ड का वगैरह, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर्स में हम वो कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं। ये वो कार्निवोर होंगे जो इन कार्निवोर्स को खाएंगे, दूसरे कार्निवोर्स को खाएंगे। एग्जाम्पल वुल्फ्स, एग्जाम्पल वुल्फ्स। और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स वो होंगे जो टॉप कार्निवोर्स होंगे, मतलब वो खुद को, उनको कोई नहीं मार सकता है,
लेकिन वो दूसरे को मार सकते हैं, दूसरे कार्निवोर को मार सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल बताइए क्वाटरनरी कंज्यूमर का, लायन, क्योंकि वो किंग ऑफ द लायन, किंग ऑफ द जंगल है, और ईगल, ये भी, इनको भी कोई नहीं मारता है। ओके, ये सब आएंगे क्वाटरनरी एग्जाम्पल। ओमनिवोर्स कौन होते हैं? ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे कि हम लोग। ओके, हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं ना। एग्जाम्पल बताइए, ह्यूमंस, और कौन दोनों चीज़ें खाते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स। डॉग भी कभी कभी दोनों चीज़ें खाता है, और कॉकरोच भी, कैट भी। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? ये सब आएंगे ओमनिवर्स में। और डीकम्पोज, जैसे मैंने बताया, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में भी और भी कैटेगराइजेशन है। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो कैटेगराइज करेंगे तो पहले है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और तीसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। व्हाट आर दिस? क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस and organic substances। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या एग्जांपल देंगे? क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होती हैं? जैसे सॉइल है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। तो यहाँ आप कोई भी एग्जांपल लिख लो, सबके एग्जांपल्स लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये प्लीज़ ट्री चार्ट को अच्छे से बना लेना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल होगा एयर, सॉइल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, ओके। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जो नहीं हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, ये आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, वाटर। ये सब किस में आएगा? मैं देखो सिंबल्स लिखी हूँ, ये तो आप लोग को सिंबल का मतलब तो पता ही है ना। वाटर का H2 है, फॉस्फोरस का P। आई होप यू नो दिस। मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आएंगे? कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेसिकली वो होते हैं जो कार्बन और कार्बन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लिपिड्स एक्सेट्रा। लिपिड्स यानी कि फैट, लिपिड्स यानी कि फैट, तो एक्सेट्रा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ, तो आप लोग एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, और मैं इसको चाहे तो जूम कर दूँ। सो लेट अस मूव फर्दर, ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल इज कि यही जो इन दोनों के बीच में, जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इन्हीं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। और यही की है इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, की है इन दोनों में इंटरेक्शन हो, क्योंकि पानी हो तो ही हम पिएंगे, है ना। तो ये इनऑर्गेनिक चीज़ यानी अबायोटिक चीज़ को बायोटिक कंज्यूम कर रहे हैं। एयर होगा तो ही हम सांस ले पाएंगे, है ना। और अगर सॉइल तब बनेगा जब डेड और डीके मटेरियल्स अंदर बॉडी और इसमें जाएंगे, किसमें? जिससे सॉइल बनता है, डेड एंड डीको कंपोनेंट से तो बनता है। और सनलाइट होगा जो कि इन और सन वगैरह अबायोटिक चीज़ है, उसी से तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? मतलब इंपॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों को भी डिस्कस करना है हम लोगों को। सनलाइट देखो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है क्या नो? प्लांट्स अपने खाना बनाते हैं, इसमें क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर, ये सब मिला के उनका फूड बनता है। टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए, है कि नहीं। देन ह्यूमिडिटी यानी कि उमस, ये भी होना ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे वाटर जैसे हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट्स है बॉडी में और प्लांट्स के भी बॉडी में, तो हर बार तो पानी मिलता नहीं है एवरी टाइम, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी एंड एयर से भी हमें, ह्यूमिडिटी जब होती है एयर में तो उससे भी हमें सहारा हो जाता है, ओके। प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैन एक्सेट्रा, दे ऑल्सो रिलीज ह्यूमिडिटी व्हेन दे शेड हीट। जब उनसे हीट निकलती है तो ह्यूमिडिटी भी रिलीज होता है। एयर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना खाना बनाने का, और हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए। वाटर तो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इनका डिटेल में आपको थोड़ा ज़रूरी है,
ओके, नेक्स्ट है विंड। विंड भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉलिनेशन वगैरह विंड से कैरी आउट होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी, देखिए इकोसिस्टम अलग अलग होता है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करो तो यहाँ पे फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक्चुअली एक जंगल जैसे कह सकते हैं जहाँ पे प्लांट कम्युनिटी रहते हैं, ठीक है, और उसमें वुडी वेजिटेशन होता है अगर डिफाइन करने जाओ। लेकिन किन किन टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत घना जंगल होता है, बहुत बारिश की ज़रूरत होती है, अक्सर सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह चाहिए। फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एवरेज एनुअल जो टेम्परेचर होता है 17 डिग्री सेल्सियस तक होता है। रेनफॉल ऑब्वियसली 240 सेंटीमीटर ईयर। देखो जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ पे जो रेन पूरे साल में 240 से ज़्यादा, और जो जहाँ पे रेन फॉरेस्ट नहीं होता, नॉर्मल जो फॉरेस्ट होता है टेम्परेट वगैरह, वहाँ पे बारिश 150 भी आ जाए तो ठीक है, ठीक है। फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा यानी कि प्लांट इकोसिस्टम और फौना यानी कि एनिमल इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, ओके। और फ्लोरा और फौना डिफरेंट फॉरेस्ट में अलग अलग होते हैं। जितना घना जंगल होगा उतना फ्लोरल पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और अच्छे मोर देन 90% ऑफ फौना एनिमल्स जो होते हैं या फौना या एनिमल इन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। किन फॉरेस्ट में? ट्रॉपिकल रेन, क्योंकि यहाँ पे अच्छी जंगल है, बारिश है, तो ऑब्वियसली एनिमल्स को तो रहना पसंद होगा ही। किन टाइप के एनिमल्स मिलेंगे? एलिफेंट्स, गोरिल्ला, वाइल्ड पिग्स, मंकीज यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। अब टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होगा? ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, इनमें मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये मिडल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया है या न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ पाए जाते हैं। अगर यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात करें या प्लांट्स या एनिमल्स, किन टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स इन फॉरेस्ट में रहते हैं, तो बेसिकली ये कौन टाइप वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री वगैरह, कॉनिफरस ट्रीज जिसको हम कहते हैं, कौन ट्री यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। ओक, मैग्नोलिया, स्प्रूस, पाइन, स्पर, डिओडर, ये सब बहुत मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड चेन क्या होता है? देखो कोई भी इकोसिस्टम के अंदर जो एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे को खाता है, जैसे हम लोग प्लांट और एनिमल खाते हैं। प्लांट सनलाइट को कंज्यूम करता है, प्लांट को गोट खाता है, गोट को हम खाते हैं, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी फ्रॉम द अल्टीमेट सोर्स इन प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? ग्रास हॉपर, यानी कि प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं ना, उनको ग्रास हॉपर को चूहा खा रहा है, चूहे को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। तो ये क्या है? ये एक सिंपल 4 स्टेप फूड चेन, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ फूड चेन होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। तो जनरली यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे प्लांट्स को मैन खाए थे, ये एक फूड चेन इन्होंने एक वाला स्टेप वाला दिखाया है, 2 स्टेप वाला, फाइन। 3 स्टेप वाला ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। 4 स्टेप में क्या होगा? ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है ना, इंसेक्ट को इंसेक्टिवरस बर्ड्स खा रहे हैं और बर्ड्स को हॉक खा रहा है। यहाँ पे जो बर्ड्स है वो प्राइमरी कार्निवोर होगा, हॉक सेकेंडरी कार्निवोर होगा, ठीक है। 5 स्टेप फूड चेन में क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरा पढ़ लो, बाकी सब समझ जाओगे। ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर्स है, ऑब्वियसली ग्रास प्रोड्यूसर है, जितने प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। इंसेक्ट्स या वो जो प्लांट्स खाते हैं जैसे गोट्स वगैरह जो हर्बीवोर कहलाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फ्रॉग प्राइमरी कार्निवोर है क्योंकि वो प्लांट्स वो दूसरे कार्निवोर को खाते हैं। और सेकेंडरी कार्निवोर वो होते हैं जिनको कोई और कार्निवोर, मतलब सेकेंडरी कार्निवोर वो होते हैं वो दूसरे कार्निवोर को खाते हैं, और जो टॉप कार्निवोर होते हैं उनको कोई नहीं खाता है। और ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे भी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि एक फूड वेब है, ये फूड चेन नहीं है बल्कि ये फूड वेब है। फूड वेब क्या होता है? फूड चेन में तो एक चेन बन रहा है, एक लाइन से हो रही है चीज़ें। फूड वेब में कोई भी किसी से कनेक्शन भी हो सकता है। जैसे रैबिट अगर प्लांट्स खा रहा है तो रैबिट को हॉक खा रहा है, तो प्लांट्स रैट भी खा रहा है और रैट को भी हॉक खा रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक वेब बन गया है ना। प्लांट्स को जैसे ग्रासहॉपर भी खा रहा है, ग्रासहॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को हॉक खा रहा है,
जैसे प्लांट्स को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को बर्ड खा रहा है, बर्ड को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। तो ये पूरा एक वेब की तरह बन गया नहीं, इस वजह से इसको फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए फूड वेब में क्या हो रहा है, एक नेटवर्क ऑफ फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन मिल के एक कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो इट इज़ रिफर्ड टू एज फूड वेब। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिए, सब फोटोग्राफिक एग्जाम्पल दिए, आप ट्राई करिए, इसको बनाइए और दोनों के डिफरेंस ज़रूर लिखिए, फूड वेब और फूड चेन के बीच में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसी तरह एक फूड पिरामिड भी बनता है, फूड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि एक यूनिट एरिया में या ट्रॉफिक लेवल जिसको हम कहते हैं, देखिए ये है हमारा फूड चेन, फूड पिरामिड। देखिए एक एनर्जी लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं 1/10 ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लूज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब जैसे रैबिट ग्रास खाता है, रैबिट को हम खाते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, एपेक्स पे या एकदम चोटी पे मैन होता है ना, तो हर लेवल पे 1/10 एनर्जी जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर एक मैन रैबिट को खाने के बजाय प्रोड्यूसर को खाए तो ज़्यादा फायदा करेगा ना, क्योंकि जब तक यहाँ जो न्यूट्रिएंट पहुँचता है उसकी एनर्जी चली गई। समझ में आया? ओके, तो हर ट्रॉफिक लेवल या एनर्जी ले, देखो यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल यूनिट, दो इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंट व्हाट इज फूड पिरामिड, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया of various trophic levels of a food chain stepwise with producers at the base and top carnivores at the top. इनफैक्ट जब हायर क्लासेस में आप ये पढ़ेंगे कि एकदम अपेक्स पे मैन है या टॉप पे मैन है, लेकिन आप लोग कार्निवर पढ़ लो फोर ट्रॉपिक लेवल पे। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली जितने ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में सबके एक दूसरे से एक रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक, यानी कि लेन देन वाला रिलेशनशिप। हम जैसे नहीं अपने पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमें फूड शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना खिला, और पेरेंट्स हमें क्यों पाल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को हम लोग से प्यार है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशन, हम भी उनको कुछ बदले में दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल बेस्ट है लीचन्स। देखो लीचन्स पे आप नोटिस करोगे ये जिस पे रहते हैं विच इज एन अलगा एंड अ फंगस, ये अलगा और फंगस साथ में लीचन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, अलगा या अलगे कह दो और फंगस। अलगे क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल होता है अलगे में, अलगे नहीं वो काई जैसे जमी रहती है जमीन पे हरा हरा, तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर रहा है, क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो अलगे बनाता है उसके लिए खाना, फंगस उसके ऊपर ग्रो हो रहा है, और फंगस उसको ऊपर से शेल्टर दे रहा है। क्या दे रहा है? शेल्टर। दोनों का क्या हो रहा है, क्या पूरा हो रहा है, मकसद पूरा हो रहा है। तो ये दोनों लिचन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिम्बायोसिस या व्हाट गिव एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसी तरह पैरासिटिज्म होता है। पैरासिटिज्म क्या होता है? ये नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक, जैसे जुएं हैं हमारे सर में, ये एक पैरासाइट है, वो हमारे खून चूस रहे हैं, वो हमें बदले में क्या दे रहे हैं, बदले में हमें पेन दे रहे हैं, कुछ फायदा नहीं पहुंचा रहे। देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे थे। यहाँ पे अलगे फूड दे रहा था फंगस को, और फंगस बदले में क्या दे रहा था, शेल्टर दे रहा था, है ना। लेकिन पैरासिटिज्म में वो एक ही इंसान, एक ही जो होस्ट है, होस्ट के ऊपर जो जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे जुएं पैरासाइट है और हम क्या हुए जुओं के लिए होस्ट, और हमसे वो पूरा खून चूस लेते हैं, हमें हार्म कर देते हैं। जैसे प्लांट्स जो है, जो फालतू प्लांट्स जो अच्छे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं उनका पूरा क्या चूस लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो पैरासाइट विद दिस होती है, देखो कैस्कुटा ऑन अ होस्ट प्लांट, ये कैस्कुटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, एग्जाम्पल आ सकता है पैरासाइटिक प्लांट का। तो पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप लोग, कैस्कुटा। इसी तरह एक प्रीडेशन टॉपिक है। प्रीडेशन जो है यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं हंटिंग, जैसे टाइगर हंट कर रहा है डियर का, यानी कि प्रे मतलब खाना, हम अपना खाना ढूंढने या प्रे ढूंढने के लिए हंटिंग करते हैं। इंसान भी हंटिंग करता है गोट वगैरह का, ठीक है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है इंडियन पाइथन फीडिंग और डियर, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर, in fact related to your environment. Hope you have understood the chapter. Thank you.